नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की जो है वो हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 336 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम टॉपिक बहुत इजी है हमारे पास में, लेकिन इसमें हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमने आज टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो शामिल किया है। तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ सुबह 7 बजे लेते हैं और हमने 365 क्लास लेने का जो है वो वादा किया था। उस वादे को हम बिल्कुल पूरा भी करेंगे। अब तो हमारे पास में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कार्य कंप्लीट हो चुका है। शुरुआत में ज़रूर ये चीज़ें मुझे अटपटी लगी कि किस तरीके से हम जो है वो 365 क्लास बनाएंगे, हम कंटिन्यूटी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग रहा और कंटिन्यू जो हो हम इसको चलते आ रहे हैं और आज हम 336 नंबर पे पहुंच चुके हैं। यानी कि 335 क्लासें ऑलरेडी हमारे पास में हो चुकी है। अब मुश्किल से जो हमारे पास में 29-30 क्लासें हैं, उनको भी हम जो है वो लेके फिनिश कर देंगे। साथ के साथ मैंने आपको एक चीज़ चाहिए थी कि जब भी आप टीएनसी बुलेट सीरीज की क्लास लो तो आप जो है वो अपने खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे एक पेज में ही जो है वो पूरे उस टॉपिक के नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ आती है उसको आप छोड़ दीजिए, जो चीज़ नहीं आती है उसी के आप नोट्स बनाइए। प्लस दूसरी चीज़, किस दिन जो है वो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था तो वो डेट डाल दीजिए या क्लास नंबर डाल दीजिए, तो आपको वो चीज़ जो है वो आसानी से मिल जाएगी। राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको जो है वो वहाँ पे बोली थी। ये जो टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास में दो रास्ते हैं टॉपिक सेलेक्ट करने के। एक हमारे पास में कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं अब तक, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो हमारे पास में नोट सेट हो, चाहे सीएच हो, जितने भी हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको हमने सेलेक्ट किया और देखा कि कौन कौन से टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सब टॉपिक का हमने नाम लिखा, फिर एक पूरी लिस्ट बनाई, फिर सब्जेक्ट वाइज उनको सेपरेट किया और उसमें हमारे पास में लगभग जो है वो 200 टॉपिक निकल के आए। तब हमें ये चीज़ होगी कि चलो ठीक है, इन टॉपिक से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो उसको हमने नाम दिया 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। वो ऑलमोस्ट आपके पास में होगी, उससे हम जो है वो लेते हैं, करीब करीब उनमें से जो है वो हमने करवा दिया है। और सेकेंड हम जो चूज करते हैं वो चूज करते हैं बच्चों की फरमाइश पे, कि बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो करवा दीजिए, इसको हम जो है वो दिक्कत आती है समझने में। ये टॉपिक भी हमने बच्चों के फरमाइश पे लिया है। टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने जो है मैसेज किया था कि सर कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो करवा दीजिए। तो बच्चों की फरमाइश पे जो है वो ये टॉपिक हम लेके आए हैं और आज का टॉपिक उन्हीं बच्चों के लिए जो है वो डेडिकेटेड है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये टॉपिक करवा दीजिए। तो हम इस टॉपिक को जो है वो यहाँ पे करवा रहे हैं। तो चलो करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं कहूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हो मैसेज करते हैं, जैसे मैं नाम तो नहीं खैर नहीं लूंगा और मुझे याद भी नहीं है। बच्चे ने मैसेज किया सर न्यूट्रिशन के कुछ टॉपिक करवा दीजिए, या बच्चों ने कहा सर मेड सर्च के कुछ टॉपिक करवा दीजिए, या फंडामेंटल के कुछ टॉपिक करवा दीजिए। बच्चों, ऐसे मैसेज मत किया करो कि कुछ टॉपिक करवा दीजिए। आपको अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप उस टॉपिक का नाम बता दीजिए। जैसे किसी ने कहा कि न्यूट्रिशन के कुछ टॉपिक करवा दीजिए, तो जहां तक मुझे पता है कि न्यूट्रिशन में जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास में विटामिन थे वो मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। देन उसके बाद में जैसे पीएम है, मेरास्मस है, क्वाशिकोर्स है, ये सब चीज़ें मैंने करवा रखी है। तो जो भी हमारे जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएट जो भी डिजीज होती है वो मैंने करवा रखी है। तो ऑलमोस्ट जो है वो जो जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगा वो मैंने करवाया है। ठीक है। ऐसे फंडामेंटल के अंदर मैं लिस्ट गिनाने लग जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी आ जाएगी। आप ये बताइए कि सर ये करवा दीजिए, उस टॉपिक को हम लेके आएंगे। फंडामेंटल के कुछ टॉपिक करवा दीजिए। अब फंडामेंटल के तो ऑलरेडी सारे टॉपिक है, आप इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हो फंडामेंटल का तो फिर वो अलग बात है। तो आप जो भी चीजें पढ़ना चाहते हो ना,
या मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज आप मुझसे चाहते हो कि सर ये टॉपिक हमें कंप्लीट करा दो, उस टॉपिक का नाम बोलिए, आप उस सब्जेक्ट का मत बोलिए। जैसे गायनोकोलॉजी के कुछ टॉपिक, कुछ का क्या मतलब होता है, जहां तक मैं बात करूं तो जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी में कोई चीज की दिक्कत आती है तो आप बताइए, मैं उसको जरूर करूंगा। तो मैं बस अभी जो 2 मिनट का जो हमारे पास में कन्वर्सेशन है उसमें यही कहना चाहता हूं कि आप जो थोड़ा सा मैसेज करते हो ना वो क्लियर करो, कंसाइज करो, ताकि मुझे जो है वो क्लियर विजन मिले कि हाँ बच्चे को इस चीज में ये चीज दिक्कत है। कोई भी एक दीजिए कि सर ये चीज करवा दीजिए, वो मेरे को समझ में आता है। जैसे कोई कहता है कि सर सीपीआर करवा दीजिए, वो मेरे को ठीक है। कोई कहेगा कि सर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करवाइए, तो वो मुझे ठीक है। पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लोगे तो चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे आप डायरेक्ट मेड सर्च का कोई टॉपिक करवा दिए, अब मेड सर्च तो अथा है, मुझे क्या पता आप क्या समझना चाहते हो मेरे से, तो वो चीज जो है वो क्लियर कीजिए। बाकी हम कंटिन्यू उसको लेके आएंगे, पढ़ाएंगे और आपका डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। तो चलो ये तो हो गया कन्वर्सेशन। अब हम अपने क्लास पे आ जाते हैं, 336 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की, कि इसके अंदर जो है हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में एक ही इमेज आती है कि प्लास्टर के बाद में जो चीज होती है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, या प्लास्टर जो है वो करने के बाद में जो चीज आती है वो हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि प्लास्टर करने के बाद में ही जो है वो हमारे पास में चीजें निकल के आएगी। नॉर्मल बिना प्लास्टर के भी जो है वो हमारे पास में चीजें आती है, जिसको हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का एक सिंपल, मैं आपको एक कंसाइज चीज बता रहा हूं, तो वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कुछ भी हुआ, कुछ भी इन द सेंस कि जैसे हमारे पास में ये हाथ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास में मधुमक्खी ने काटा, या कहीं पे चोट लगी, या मैंने यहाँ पे प्लास्टर बना लिया, ठीक है, बांध लिया किसी भी कारणवश से, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास में जो आउटर लेयर बन गई, आउटर लेयर कौन सी, ये जो हमारी स्किन वाली है वो आउटर लेयर ही है। जो हमारे पास में प्लास्टर बन गया वो आउटर लेयर हो जाती है फिर। तो वो आउटर लेयर जो है एक फेसिका बना लेती है, यानी कि एक हार्ड जो है वो हमारे पास में रास्ता बन जाता है। अब अंदर जो है वो स्वेलिंग होगी, मसल्स के अंदर स्वेलिंग होगी, ठीक है, टेंडरनेस हो गया, स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर अराइज हो गया, ठीक है। वो प्रेशर जो है वो अराइज हो गया, और उस प्रेशर की वजह से जो है वो अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर होगी, या जो नर्व सप्लाई है वो हैम्पर होगी। समझ में आ रहा। जैसे यही मान लो, पहले हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम इसको देख लेते हैं। ये जैसे हमने जो है वो प्लास्टर कर दिया, अंदर कोई हड्डी टूट गई है, इसका जो है वो प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर कर दिया, बिल्कुल स्किन के साथ में टच करके जो है प्लास्टर कर दिया। अब मान के चलिए अंदर जो है वो, इससे मसल्स के अंदर स्वेलिंग हो गई, ठीक है, या ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, वो धीरे धीरे फैलेगा। स्वेलिंग होगी तो कोई चीज बढ़ेगी ना, अब बढ़ेगी तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे तो बिल्कुल हार्ड सरफेस है, तो आगे वो चीज बढ़ेगी नहीं। आगे चीज नहीं बढ़ेगी तो जो अंदर वाली चीजें हैं, कहते हैं ना कि जोर किस पे चलता है, गरीब आदमी पे चलता है, जो बेचारा हमारे पास में वीक होता है उसी पे जोर चलता है। तो वो प्रेशर वहां पे अराइज होगा, वो प्रेशर अराइज होगा तो अंदर जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, जो नर्व है, उस वो कंप्रेस होगी, और वहां पे उनका इंपल्स जो है, या हम कहें कि जो सेंसेशन है वो वीक हो जाएगा। तो प्लास्ट में ऐसे हमारे पास में जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, ये बाहर वाला बहुत ज्यादा टेंडर हो गया, बहुत ज्यादा स्वेल हो गया, स्वेल हो गया तो ये प्रेशर फिर अंदर ही अंदर डालेगा, राइट। स्किन एक बारी तो जो है वो फैल सकती है, ऐसा थोड़ी है कि चाय जितना फैल जाएगी, तो वो फिर प्रेशर अंदर के ऑर्गन्स पे पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। और इसका जो है हमारे पास में बेसिकली ट्रीटमेंट आता है फेसेक्टोमी। इसको 1 बाय 1 करके लेंगे, डोंट वरी, बट फिलहाल जो है वो हम देख लेते हैं हमारे पास में। इसका जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे, देन उसकी एटियोलॉजी, कितने टाइप का होता है, वो सारी चीजें देखेंगे, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो 1 बाय 1 करके जो है वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास में सबसे पहली चीज आ गई, तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ए सीरियस कंडीशन वेयर इंक्रीज प्रेशर इनसाइड ए closed muscles compartment bounded by the fascia leads to reduced blood flow, ischemia, necrosis of tissue, muscles और nerve। देखो यही चीज है, यानी कि जो हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक सीरियस कंडीशन है। सीरियस क्यों बोला, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो हमारे पास में ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज होता है, मतलब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अंदर जो है वो ब्लड आगे जा ही नहीं पाता। तो ये हमारे पास में
कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज ए सीरियस कंडीशन वेयर इंक्रीज प्रेशर इनसाइड ए क्लोज मसल्स, यानी कि हमारे पास में जो क्लोज मसल्स है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो प्रेशर कैसे बढ़ा वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। बाउंडेड बाय फेसिका, अब ये बाउंडेड बाय फेसिका क्या है, जो आउटर लेयर, अब ये आउटर लेयर हमारे पास में स्किन की भी हो सकती है या जो हमने प्लास्टर लगाया वो भी हो सकती है। कुल मिला के ये हो गया कि हमारे पास में जो कोई भी ऑर्गन्स है या कोई भी मसल्स है उसके बाहर वाला एरिया इतना हार्ड हो जाता है कि अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके अंदर अंदर जो है वो हमारे पास में प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। भाई बाहर तो कोई चीज फैल नहीं सकती, तो वो अंदर ही प्रेशर बनाएगी, अंदर प्रेशर बनाएगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, इस्चीमिया हो सकता है। ठीक है, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई दैट इज कॉल्ड इस्चीमिया। एंड इस्चीमिया लगातार हो जाएगा तो फिर नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाएगी, टिश्यू जो है वो नेक्रोसिस में चला जाएगा और फिर नेक्रोसिस हो जाएगा तो मसल्स और नर्व दोनों का जो है वो डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये तो चीज सबसे पहले हमारे पास में आता है कि कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लड सप्लाई होती है, उसको जिंदा रहने के लिए O2 प्लस ग्लूकोज चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो दो चीजें चाहिए होगी। अब अगर हमारे पास में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, अब ब्लड सप्लाई जो है डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि वहां पे क्या हो गया दोस्तों, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो गया, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो गया तो उसकी वजह से इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया कंडीशन कौन सी होती है, जब हमारे पास में कोई भी सेल्स या टिश्यू जो है वो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से वो मरना चालू हो जाता है, इसको हम कहते हैं इस्चीमिया। राइट, इस्चीमिया मतलब लैक ऑफ और मिया मतलब रिलेटेड टू ब्लड, ये चीज बहुत बार मैंने आपको बताई है। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई तो धीरे धीरे जो हो वहां का जो ऑर्गन्स है या जो सेल्स है जो टिश्यू हो धीरे धीरे मरना चालू हो जाएंगे और कंडीशन आ जाएगी नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाएगी। और नेक्रोसिस वो कंडीशन है कि यहां तक अगर हमने संभाल लिया तब तक तो ठीक है, अगर नेक्रोसिस के बाद में भी जो है वो हमने नहीं संभाला तो इन्फार्क्शन कंडीशन, इन्फार्क्शन में धीरे धीरे वो डैमेज होना चालू होते हैं और इन्फार्क्शन में भी नहीं संभाला तो फिर उसके बाद वो गैंग्रीन में बदलता है। फिर चाहे आप चाहे जो ट्रीटमेंट कर दो कभी भी वो चीज जो है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये फेसिका क्या चीज है, फेसिका इज नॉन स्ट्रेचेबल सो एनी स्वेलिंग इनसाइड प्रेशर शूट अप। देखो फेसिका क्या है, फेसिका जो मतलब आउटर वाली लेयर है, नॉन स्ट्रेचेबल वाली चीज है भाई, इससे ज्यादा ये चीज नहीं फैल सकती। स्किन भी जो है वो थोड़ा बहुत फैल जाएगी लेकिन ऐसा थोड़ी है कि चाहिए जितनी फैल जाएगी, वो भी तो एक अपने पास में लिमिट में है। तो ये फेसी का जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं वो क्या है, नॉन स्ट्रेचेबल है। और ये जो है हमारे पास में फिर क्या होगा, स्वेलिंग अंदर ही अंदर होगा और प्रेशर जो है फिर सडनली बढ़ेगा। तो वही जैसे प्लास्टर बांध दिया, अंदर स्वेलिंग है, अब स्वेलिंग बढ़ेगी तो बाहर प्लास्टर है तो प्लास्टर तो फैलेगा नहीं, तो वो स्वेलिंग बढ़ेगी तो प्रेशर अंदर वाले ऑर्गन पे ही डालेगी, वो अंदर ब्लड सप्लाई है उसको डिक्रीज करेगी, नर्व सप्लाई है उसको डिक्रीज करेगी। यही कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। क्लियर है, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में टाइप की। तो टाइप की बात करें तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है हमारे पास में एक्यूट और क्रोनिक दो ही चीजें है, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम और क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब दोनों में जो है वो बहुत डिफरेंशिएट है। अब मोटा मोटी तो आपको डिफरेंशिएट पता चल गया होगा, एक्यूट है मतलब सडनली होगा, इमरजेंसी होगा, और क्रोनिक है मतलब लंबे समय तक होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक्यूट वाली चीजें जो है वो कभी कभी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे मैंने पैनक्रेटाइटिस बताया था, तभी भी मैंने बताया था कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है देन कंपेयर टू क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। ठीक उसी तरीके से रूमेटिक हार्ट डिजीज था, उसमें हमारे पास में एक्यूट एंड क्रोनिक था, तो वो भी हमारे पास में एक्यूट वाला जो है वो ज्यादा डेंजरस रहता है। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसमें एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसके टाइप में पहला आ गया हमारे पास में एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की बात करें तो ये बिल्कुल इमरजेंसी होता है, अकर्स आफ्टर ट्रोमा, ट्रोमा के बाद में जो है वो निकल के आता है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, स्पेशली टीबिया, क्रश इंजरी, टाइट कास्ट और बैंडेज बांधेंगे उसमें, एंड नीड फेसेक्टोमी एज सुन एज पॉसिबल। और एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर किसी को होगा तो इमीडिएटली जो है वो फेसेक्टोमी करते हैं। फेसेक्टोमी क्या होता है, फेसेक्टोमी एक सिंपल सर्जरी है जिसमें हम
प्रेशर को रिलीव करें, दैट इज कॉल्ड फेसिक्टोमी। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, पूरी स्वेलिंग हो गई है, इतनी स्वेलिंग हो गई है कि अब अंदर वाले ऑर्गन या ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो रही है, तो कट लगा के जो है वो सर्जरी से हमें प्रेशर को रिलीव करें, वही होता है हमारे पास में फेसिक्टोमी। तो इसके अंदर हमें नीड इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल जो है वो हम फेसिक्टोमी करते हैं। ये होगा हमारे पास में एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्रोनिक, ठीक है, एक्सट्रीनियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये लंबे समय से होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। ये बेसिकली जो है वो किस में देखने को मिलता है, एथलेटिक्स में देखने को मिलता है। एंड पेन अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो पेन होता है। रिलीव्ड बाय रेस्ट, रेस्ट कर लेंगे तो पेन से जो है वो रिलीव्ड हो जाएगा। एंड नॉट एन इमरजेंसी, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। अगर हमारे पास में क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है तो हम कुछ नहीं करते, बेसिकली हम जो है वो रेस्ट करते हैं और रेस्ट से ही जो है वो हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता। एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हमें इमीडिएटली जो है वो ट्रीटमेंट फेसिक्टोमी जो है वो करनी पड़ती है। ध्यान रखना, दोनों को चीज पूछी गई है। एक्यूट वाला जो है वो हमें ट्रोमा में, फ्रैक्चर में, क्रश इंजरी में या टाइट कास्ट बैंडेज बांधते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। जैसे फ्रैक्चर मैंने बताया था, तभी भी मैंने बताया था कि वहां पे हमारे पास में फ्रैक्चर का या जो हम प्लास्टर लगाते हैं उसका मेन कॉम्प्लिकेशन आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है वो देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास में टाइट कास्ट बांधते हैं, बैंडेज बांधते हैं, उसमें हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है और ये सडनली होता है। क्रोनिक वाला जो है वो लंबे समय तक चलता है, एथलेटिक्स में देखने को मिलता है और जैसे ही आप रेस्ट करोगे उसमें हमारे पास में जो हो पेन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब इन द सेंस इतनी ज्यादा हम एनाटॉमी नहीं लेंगे, हम यही देख रहे हैं कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया कौन कौन से होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन होता है टीबिया, दैट इज कॉल्ड लेग के अंदर। लेग के अंदर क्यों दोस्तों, आपने प्लास्टर लगा दिया या स्वेलिंग हो गई है तो सारी बॉडी का वजन वहीं पे आ रहा है, राइट, और सारा प्रेशर वहीं पे आ रहा है, तो एक तो पूरी बॉडी का प्रेशर जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो है वो कहां देखने को मिलेगा दोस्तों, टीबिया के अंदर। ये सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो देखने को मिलेगा टीबिया के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोर आर्म। आर्म में जो है वो कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है हमारे पास में टीबिया के अंदर, मतलब लेग के अंदर, फिर फोरआर्म के अंदर। बाकी और कहां कहां देखने को मिल सकता है, लेस कॉमन की बात करें तो हैंड, फुट, थाई, बटक्स और एब्डोमिनल में जो है वो हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा किस में होता है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास में लेग के अंदर होगा, टीबिया के अंदर होगा, राइट। लेग के अंदर कहां पे कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं उसको हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये पता होना चाहिए कि फेसिक्टोमी हम जब करेंगे तो हमें चीजें होनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज एंटीरियर। अब एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ये चीजें जो है वो अब समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि आपको सारी चीजें जो है वो पता होगी, इतनी सारी चीजें जो है वो पढ़ चुके हो, तो ये तो सारी चीजें पता है। जैसे ये हमारे पास में पेन है, सामने वाला एरिया क्या हो गया, एंटीरियर, पीछे वाला एरिया क्या हो गया दोस्तों, पोस्टीरियर, साइड वाला एरिया क्या हो गया दोस्तों, लेटरल, ठीक है। देन ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, सुपीरियर, और नीचे वाला एरिया क्या हो गया हमारे पास में, इन्फीरियर। यही चीजें हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है हमारे पास में बच्चों को, दैट इज कॉल्ड लेटरल और मीडियल, क्योंकि अभी तक मैंने मीडियल नहीं बोला, मीडियल कहां होता है, ठीक है। तो ये भी चीज सोचने वाले कि मीडियल कहां रह गया। तो मीडियल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मीडियल हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास में माउस है, ठीक है, ये माउस है। अब देखो मीडियल कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं। ये हमारे पास में, मैं बिल्कुल सेंटर में ले रहा हूं, ये मेरे बिल्कुल नाक का पोर्शन है, मैं बिल्कुल सेंटर में ले रहा हूं। ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ठीक है। ये हमारे पास में एंटीरियर और ये पीछे वाला पोस्टीरियर, और ये हो गया हमारे पास में लेटरल। ये हो गया हमारे पास में राइट वाला राइट लेटरल और लेफ्ट वाला लेफ्ट लेटरल। लेकिन अगर मैं इस पोर्शन को यहां पे कर दूं, थोड़ा सा साइड में कर दूं, ये मेरे पास में बीच में मीडियल लेयर है, बीच में बिल्कुल जो है वो कौन सी है, मीडियल लेयर है। तो ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये हमारे पास में लेटरल, लेकिन ये वाला एरिया अब जो है वो मीडियल कहलाएगा क्योंकि ये बिल्कुल मीडियल में है। अगर मैं इसको यहां पे ले लूंगा तो ये वाला एरिया मीडियल हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये लेटरल, पर ये वाला जो है वो मीडियल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास में चीज आती है। तो अगर हम लेग की बात करें तो कहां कहां पे कौन कौन सी चीजों में जो है वो कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो सबसे पहली चीज आ गई एंटीरियर। अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, बिल्कुल ये जो रेड कलर वाला एरिया है ये आ गया हमारे पास में एंटीरियर। देन सेकंड आ गया हमारे पास में लेटरल,
लेटरल वही साइड वाला, ठीक है, ये साइड वाला इधर भी और इधर भी, ये हो गया लेटरल। नेक्स्ट डीप पोस्टीरियर, मतलब डीप मतलब बहुत अंदर, पीछे की साइड में बहुत अंदर, तो हो गया डीप पोस्टीरियर, और ऊपर वाला सुपरफिशियल हो गया सुपरफिशियल पोस्टीरियर। तो ये हमारे पास में लेग के अंदर 4 जगह जो है वो कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? सबसे ज्यादा एंटीरियर, फिर लेटरल में, फिर डीप पोस्टीरियर में, फिर सुपीरियर पोस्टीरियर में देखने को मिलेगा। ये सीक्वेंस आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, ठीक है। एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट इज यूजुअली ट्रबल मेकर। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो हमेशा जो है वो ट्रबल करता है। वो क्यों करता है? वो इसीलिए करता है क्योंकि एंटीरियर वाले में हमारे पास में क्या होता है कि सीधा ये कंप्रेशन कहाँ पे जाके कोज करता है, हमारे पास में ब्लड वेसल्स और नर्व को जो है वो सीधा सीधा जाके जो है वो कंप्रेस करता है, इसीलिए ये जो है वो ज्यादा ट्रबल कोज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोजेज क्या क्या है। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हमारे पास में जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का जो है वो कोजेज क्या क्या है उसको हम ले लेते हैं। तो कोजेज में हमारे पास में निमोनिक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड ट्राइसिस, ठीक है। ट्राइसिस से जो है वो हम देख सकते हैं क्या क्या कोजेज है। पहली चीज टाइट कास्ट एंड स्प्लिंट। अगर आपने बहुत ज्यादा जो है वो स्प्लिंट या कास्ट जो है बहुत ज्यादा टाइट बांध दिया है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी स्प्लिंट या कास्ट बांधते हैं तो सबसे पहले कॉटन का एक रोल सा जो है वो बनाया जाता है, फिर जो है वो कास्ट लगाया जाता है, ताकि हल्का फुल्का जो है वो अगर कोई चीज स्ट्रेच होगी या होगी तो वो आराम से रह जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिपरफ्यूजन इंजुरी पोस्ट इस्चेमिया, ठीक है। उसमें जो है वो हमारे पास में जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। इंजरी हो जाए, जैसे फ्रैक्चर हो जाएगा, क्रश इंजरी हो जाएगा, उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंट्यूजन मतलब किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होता है, वो आता है हमारे पास में कंट्यूजन। क्लोज स्पेस बर्न, क्लोज स्पेस मतलब अंदर की साइड में ऐसा स्पेस जहां पे बिल्कुल टाइट वाली चीज है वहां पे बर्न होता है। या स्नेक बाइट होगी जिसकी वजह से सीवियर एडिमा, स्नेक बाइट हो गया या मॉस्किटो बाइट हो गया। मॉस्किटो बाइट से तो खैर इतना नहीं होता है, लेकिन कईयों को मधुमक्खी से एलर्जी हो जाती है, तो उसमें हमारे पास में एडिमा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब एडिमा इतना होता है कि जितनी स्किन स्ट्रेच होने वाली है उतनी तो हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं हो पाती है। तो ये हमारे पास में कुछ कोजेज हैं जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी, बिल्कुल चार्ट के रूप में लेंगे और इस चार्ट के माध्यम से पूरी पैथोफिजियोलॉजी को हम इजीली जो है वो समझेंगे। हालांकि इतना सब चीजें देखने के बाद ऑलमोस्ट हमारे पास में ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो पैथोफिजियोलॉजी में आता है हमारे पास में सबसे पहले इंक्रीज वॉल्यूम ब्लीडिंग एंड एडिमा। जो भी एरिया है, जैसे मान लो ये हमारे पास में जो है वो पूरा स्किन वाला एरिया, इसके अंदर हमारे पास में बोन भी है, देन ब्लड वेसल्स भी है, देन नर्व भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम होगा किसकी वजह से? ब्लीडिंग हो जाए या हमारे पास में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो जाएगी या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे जो है वो प्रेशर अराइज होगा। ये प्रेशर अराइज होगा फिक्स्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। फिक्स्ड कंपार्टमेंट मतलब ये जो आउटर वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली जो है हमारे पास में, ये जो आउटर वाली लेयर है, अब ये तो फिक्स है, ये जितने स्ट्रेच होने वाली थी उतनी हो चुकी है, मतलब फेसिका वोंट स्ट्रेच। अब फेसिका जो है वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही है। अंदर क्या हुआ दोस्तों? अंदर हमारे पास में ब्लीडिंग हुई या एडिमा हुआ, ब्लीडिंग या एडिमा हुआ, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में अंदर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया। यहां पे मान के चलिए ब्लीडिंग और एडिमा हुआ है तो यहां पे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब बाहर का जो आउटर एरिया है जिसको हम फेसिका बोल रहे हैं वो अब स्ट्रेच नहीं हो रहा, जितना होना था उतना हो गया है, उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा, मतलब फिक्स्ड कंपार्टमेंट। उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर। अब अंदर जो है वो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों? अंदर की साइड में जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होगा अंदर की साइड में। अब उस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? कैपिलरी ब्लड फ्लो इज कंप्रेस्ड। ऑफ कोर्स वहां पे हमारे पास में क्या प्रेशर बढ़ गया, अब बाहर तो जा नहीं सकता, अब वो अंदर वाले को ही देखेगा। तो अंदर जो भी हमारे पास में ब्लड वेसल्स है या जो आर्टरी वगैरह है, ठीक है, वहां पे प्रेशर बढ़ा तो वहां पे जो है वो प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी ब्लड फ्लो जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। अब उसकी वजह से क्या होगा? मसल्स एंड नर्व इस्चीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मसल्स एंड नर्व इस्चीमिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक। एंड नर्व इंजरी जो है वो 30 मिनट में हो जाएगी और मसल्स नेक्रोसिस जो है वो 4 से 6 घंटे में हो जाएगा। अगर यही प्रेशर हमारे पास में लगभग 30 मिनट से ज्यादा रह जाएगा, ठीक है,
30 मिनट से ज्यादा रह जाएगा तो फिर हमारे पास में नर्व इंजरी हो जाएगी। और नेक्रोसिस हो जाएगा, मसल्स नेक्रोसिस, अगर 4 से 6 घंटे के अंदर भी जो है वो ज्यादा प्रेशर रह जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज हो पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल इजी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली ये देखना है कि हमारे पास में अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, चाहे तो ब्लीडिंग की वजह से या फिर एडिमा की वजह से। ब्लीडिंग में जो है वो हमारे पास में ब्लड बाहर एस्केप हो जाता है, एडिमा में हमारे पास में जो है वो फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, ब्लड वेसल से वो हमारे पास में जो है वो टिश्यू में चला जाता है। अब ब्लीडिंग एंड एडिमा हो गया। अब एडिमा होता है तो आपको पता है स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है, स्किन स्ट्रेच होती है, लेकिन एक लिमिट तक ही जो है वो स्ट्रेच हो सकती है। उसके बाद वो फेसिका जो है वो स्ट्रेच नहीं होती है, फिक्स्ड कंपार्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपार्टमेंट फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब अब जो है वो फेसिका स्ट्रेच नहीं हो रहे, स्ट्रेच नहीं हो रहे तो फिर प्रेशर तो, अब ब्लीडिंग और स्वेलिंग तो अंदर हो रही है, एडिमा अंदर और हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर। अंदर जो हो प्रेशर बढ़ेगा, बाहर तो कोई चीज बढ़ेगी नहीं। अब वो अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर जो भी चीज है, अब अंदर क्या चीज है? ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, नर्व है, वहां पे जाके जो है वो प्रेस करेगा। अब जो जितनी छोटी चीज है, कैपिलरी सबसे छोटी होती है, तो सबसे ज्यादा अटैक कैपिलरीज पे होगा। तो कैपिलरीज को जो है ब्लड फ्लो को कंप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से मसल्स और नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। और ये नर्व और मसल्स कंप्रेस हो जाएगी। अगर ये कंप्रेशन 30 मिनट से ज्यादा होता है तो नर्व इंजरी हो जाएगी। अगर ये कंप्रेशन 4 से 6 घंटे रहता है तो मसल्स जो है वो नेक्रोसिस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्लिनिकल फीचर से ही जो है वो सबसे ज्यादा है। क्लिनिकल फीचर्स को याद करने का 6P, ठीक है? 6P से हम जो है वो क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे, लेकिन उसमें भी किंग जो है वो कौन रहेगा? पेन। पेन जो है वो सबसे मेन जो है वो क्लिनिकल फीचर्स है। क्लिनिकल फीचर्स 6 हैं हमारे पास में, पेन, पैराथेसिया, पल्सलेसनेस, पैरालिसिस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन पेन जो है वो सबसे सुपीरियर है या सबसे टॉप मोस्ट है। तो 6P में हमारे पास में 3P अर्ली साइन में आएंगे और 3P जो है वो हमारे पास में लेटर साइन आएंगे। लेकिन लेटर साइन जो है वो हमारे पास में डेंजरस होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। लेटर साइन आने के बाद आप जो है वो किसी चीज को डिले नहीं करोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अर्ली साइन लेते हैं। अर्ली साइन मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम जब स्टार्ट होने वाला था तभी हमें साइन सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इंजुरी। ठीक है? यानी कि पेन जो है वो हमारे पास में स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एंड पेन ऑन पेसिव स्ट्रेच, पेन जो है वो पेसिव स्ट्रेच पे भी होगा। मोस्ट सेंसिटिव अर्ली साइन है पेसिव स्टेज। मतलब नॉर्मली हमारे पास में एक्टिव स्टेज मतलब जिस चीज पे दर्द हो रहा है या जिस चीज पे हमारे पास में कंपार्टमेंट है, अगर उसका मूवमेंट करेंगे तब तो हम चीज समझ में आती है। लेकिन दूसरी चीज का, जैसे मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कास्ट लगा हुआ है और मैं अंगुलियों को भी अगर मोड़ूंगा तो भी दर्द होगा, वो हो गया पेसिव स्ट्रेच। इसको मैं स्ट्रेच करूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज टूट गई है, ये बोन टूट गई है, यहाँ पे प्लास्टर लगा या यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, यूं ध्यान रखो, ठीक है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो यहां पेन होना जायज है, ये एक्टिव स्ट्रेच है। लेकिन ये अंगुलियां हैं, मैं उनको स्ट्रेच करूंगा, अगर यहां पे भी जो हमारे पास में पेन होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पे हमारे पास में जो नर्व है या जो हमारे पास में आर्टरी है वो अब बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। ब्लॉक मतलब इंजरी हो चुकी है, तो इसको अगर हम मूवमेंट करेंगे तो यहां पे दर्द होगा, ये चीज होती है। तो ये हो गया हमारे पास में पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, और ये मोस्ट सेंसिटिव अर्ली साइन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पैराथीसिया। पैराथीसिया क्या होता है? स्टार्टिंग में हमारे पास में थोड़ी थोड़ी जो है वो नमनेस हो जाती है, इसको हम कहते हैं दोस्तों पैराथीसिया। तो ये 3P हो गया हमारे पास में, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इंजरी एंड पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच और पैराथीसिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेटर साइन, ये बाद में होते हैं लेकिन ये डेंजर साइन होते हैं। लेटर साइन आने के बाद आप डिले नहीं करोगे, फिर तो आप इमीडिएटली जो है वो सर्जरी करोगे। अब लेटर साइन में क्या होता है? सबसे पहली चीज पेलर। पेलर क्यों होगा? अगर हमारे पास में यहाँ पे जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो चुका, मतलब ब्लड वेसल जो है वो इतनी नेरो हो चुकी है कि आगे ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं करा, तो ये प्रॉपर सप्लाई नहीं करा तो ये ऑर्गन जो है बिल्कुल पेलर हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पेलर हो गया, मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पल्सलेसनेस। पल्सलेसनेस मतलब हमारे पास में इतना कंप्रेशन हो चुका है कि आगे पल्स ही फील नहीं हो रही। यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम है और ये पल्स यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो फील ही नहीं हो रही। कई बार पल्स फील हो जाती है
लेकिन वो फिर हमारे पास में काफी वीक पल्स जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पल्सलेसनेस आ गया तो फिर भाई साहब अगर ब्लड सप्लाई और ज्यादा वीक होगी, पेलर हमारे पास में कम ब्लड सप्लाई है, देन पल्सलेसनेस है मतलब पल्स ही नहीं बन रही है, तो वो और ज्यादा डेंजर चीज है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब नर्व जो है वो अब इंजरी हो चुकी है, नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो अगर ये लेटर साइन आते हैं, पेलर आता है, पल्सलेसनेस आती है, पैरालिसिस आता है, तो इमीडिएटली हम एज सून एज पॉसिबल जो है वो हम क्या करते हैं, सर्जरी। और सर्जरी में भी क्या करते हैं दोस्तों, फेसिक्टोमी करते हैं, राइट। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, कई कई बार क्या था, पल्स कैन बी स्टिल प्रेजेंट अर्ली कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कई कई बार जो हो पल्स में भी प्रेजेंट हो सकती है, तो उसमें इतना ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं है। तो ये आपको 6 फीचर्स मैंने आपको बता दिए थे, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इंजरी एंड पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच और पैराथीसिया। ये तो होता है हमारे पास में अर्ली साइन। अर्ली साइन तुरंत जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इतने डेंजर नहीं होते। लेट साइन होते हैं वो डेंजर होते हैं, मतलब पूरा कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो हो चुका, अब तो हमें इमीडिएटली जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसमें आता हमारे पास में पेलर, पल्सलेसनेस एंड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब उसके बाद में जैसे हमें मान के चलिए 6P देखने को मिले, या हमें लगा कि यार इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है वो कैसे करेंगे, हम कंपार्टमेंट प्रेशर जो है वो मेजर करेंगे। अब ये कंपार्टमेंट प्रेशर कैसे मैनेज करोगे, नॉर्मली क्या होता है कि कंपार्टमेंट प्रेशर जो है वो लेस देन 10 mm ऑफ Hg होता है। ये हमने जैसे यहाँ पे प्लास्टर कर रखा है, प्लास्टर कर रखा है, तो अंदर अगर हम प्रेशर चेक करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास में लेस देन 10 mm Hg जो है वो मिलेगा। धीरे धीरे ये प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अगर हमारे पास में ये प्रेशर इंक्रीज होते होते 30 mm Hg तक पहुंच जाता है, 10 से वो फिर 15 तक पहुंचा, 20 तक पहुंचा, 25 तक पहुंचा, वहां तक भी जो है हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम ही होता है। 10 से ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम ही हो जाएगा। लेकिन वो प्रेशर हमारे पास में बढ़ते 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 30 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाएगा, फिर वो क्रिटिकल है, फिर हमें इमीडिएटली जो है वो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इसमें हम कंपार्टमेंट प्रेशर, ये साइन है कंपार्टमेंट प्रेशर का, ये इस तरीके से जो साइन है वो हमारे पास में प्रेशर का जो है वो साइन है। इसमें हम अगर हम प्रेशर देखेंगे तो डायस्टोलिक बीपी माइनस कंपार्टमेंट प्रेशर जो है वो निकालेंगे। अगर ये हमारे पास में प्रेशर जो है वो मोर देन 30 से ज्यादा आता है, मतलब ये हमारे पास में इंडिकेशन दे रहा है किसको, फेसेक्टोमी को। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो है वो हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो चेक करते हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, अगर वो हमारे पास में 30 से ज्यादा आता है तो हम इमीडिएटली जो है वो फेसेक्टोमी करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट करोगे, किस तरीके से करोगे, तो मैनेजमेंट में हमारे पास में एक ही चीज आती है, क्या चीज है कि हमारे पास में फेसेक्टोमी करते हैं, लेकिन एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो है वो हम क्या क्या करते हैं, इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते, दोनों स्लाइड अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डू नोट दिस। अगर किसी पर्सन को आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, आपने जो है वो क्लिनिकल फीचर देख लिए, फिर उसके बाद में आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, जो नॉर्मली लोग करते हैं तो उसमें क्या नहीं करना है। एलिवेटेड द लिम्फ टू हाई, मतलब मान के चलिए पैर के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, प्रेशर बढ़ गया, तो हमें क्या लगता है कि आप प्रेशर बढ़ गया तो हम उस पैर को ऊपर उठा देते हैं ताकि प्रेशर जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाए, राइट, या प्रेशर जो है वो हमारे पास में कम हो जाए। ठीक है, हल्का फुल्का आप उठाओगे नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर लंबे समय तक या बहुत ज्यादा जो हो वो आपने हाइट में दे दिया तो पहले ही ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है, कंप्रेशन की वजह से और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो ये कभी भी नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करूं, एलिवेटेड द लिम्फ टू हाई, ठीक है, पैरों को ऊपर उठाते हैं क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हो चुकी है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो चुका, स्वेलिंग हो चुकी है। अब आपको पर नॉर्मल जनरल कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्वेलिंग होती है तो उस पार्ट को हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, उस पार्ट को ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, स्वेलिंग जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होती है। लेकिन उसको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, क्यों, क्योंकि पहले ही जो है वो हमारे पास में ब्लड सप्लाई डिक्रीज है और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, स्वेलिंग के चक्कर में जो है वो हमारे पास में ज्यादा नुकसान हो जाएगा। देन उसके बाद आई कंप्रेशन हम करते हैं, नो डाउट आई कंप्रेशन हम करते हैं फेसेक्टोमी, उसमें क्या नाम है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, लेकिन डायरेक्टली उस ऑर्गन के ऊपर जो है वो अप्लाई आइस नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। कोल्ड कंप्रेशन देते हैं लेकिन डायरेक्टली उस पर नहीं करेंगे, क्यों,
क्योंकि पहले हमारे पास में ब्लड सप्लाई वीक है, देन आपने डायरेक्टली जो है वो आइस अप्लाई कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो और चीजें जो है वो कम हो जाएगी, मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो और ज्यादा नैरो हो जाएगी और ब्लड सप्लाई जो है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट आता है अप्लाई टाइट ड्रेसिंग। ज्यादा टाइट ड्रेसिंग जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। स्वेलिंग हो गया तो वहां पे ज्यादा टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी है। ये कार्य, ये तीनों चीज जो है वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या नहीं करते, एलिवेटेड नहीं रखते हैं बहुत सारी चीजों को, या हाईली एलिवेटेड नहीं रखते हैं, डायरेक्टली जो है वो आइस कंप्रेशन नहीं देते हैं, और बहुत ज्यादा टाइट ड्रेसिंग जो है वो नहीं करवाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डू दिस। क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो इसको ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, जो भी बैंडेज या कास्ट लगाई है उसको ल्यूज करना है। अगर आपने बैंडेज वैसे नॉर्मली अप्लाई की है टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसको जो है वो ल्यूज करना है। ल्यूज कास्ट या बैंडेज, बैंडेज या कास्ट को जो है वो ल्यूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, कीप लिम्प एट हार्ट लेवल, ठीक है। यानी कि जो हम लिम्प को रखते हैं, जो हमारे पास में लिम्प है, उसको इतना ही रखना है कि वो हार्ट लेवल तक हो, इससे ज्यादा जो है वो नहीं रखते, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाते। हाँ ऊपर उठाते हैं, बट हल्का फुल्का थोड़ा सा जो है वो ऊपर उठाएंगे। नेक्स्ट, इमीडिएट फेसेक्टोमी। अगर हमारे पास में जो है वो ऐसी कंडीशन आ रही है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो चुका है और जो लेटर साइन आ गए, मतलब पेलर स्किन हो गई है, देन पल्सनेसनेस आ गया है, देन हमारे पास में पैराथीसिया वाली कंडीशन आ गई है, तो इमीडिएटली जो है हम फेसेक्टोमी करते हैं। फेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं दोस्तों, कट लगाते हैं और उस प्रेशर को जो है वो कम करते हैं। अगर नॉर्मली है तो पहले हम 2 इंसिजन लगाते हैं एंड 4 कंपार्टमेंट रिलीज इन लेग। लेग के अंदर जो है वो हम 4 जो है वो लगाते हैं, और नॉर्मली हम जो है वो 2 कट लगाते हैं। ये देखो, ये हमारे पास में जो है फेसेक्टोमी का देख रहे हो, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो चुका है, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो चुका है, ये यहाँ पे स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है और आगे जो है वो स्ट्रेच होने की वजह से आगे ये चीज नहीं जाती है, अंदर वाले जो ऑर्गन है वहीं पे जो है वो प्रेशर है। तो फेसेक्टोमी में हमारे पास में यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 लॉन्ग इंसिजन इज बेड, लंबे से लंबे जो है वो 2 कट लगाते हैं ताकि प्रेशर जो है वो रिलीज हो सके। एंड द फेसिका इनसाइड्स, ठीक है, अंदर वाली चीजों में, अगर मसल्स में है तो वहां पे भी करेंगे। एंड डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इनसाइड्स, अगर अंदर और भी ज्यादा जो है हमारे पास में कंप्रेशन है, तो एक एक मसल्स को जो हम आगे हटाते हुए जो है वो करते हैं। सिंपली आपको याद रखना, फेसिक्टोमी, फेसिक्टोमी में हम क्या करते हैं कि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम जो है वो कट लगाते हैं। कट सबसे पहले सुपरफिशियल लगाया था, देन उसके बाद थोड़ा अंदर जाते हैं, फिर मसल्स को हटाते हैं, फाइनली हमें क्या करना है, जो ब्लड वेसल्स है और जो नर्व है उसको जो है वो ठीक करना है। नेक्स्ट उसके बाद आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड कैसे, कि जो हमारे पास में स्वेलिंग थी या जो हमने कट लगाया उसकी वजह से हो सकता है प्रेशर रिलीज हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और पेन कंट्रोल जो है वो किया जाता है। तो ये चीजें जो है वो की जाती है। सबसे पहले हमने कास्ट को या जो बैंडेज था उसको यूज किया, देन हमने किसी भी चीज की हाइट जो है वो उतनी देनी है जितनी हमारे पास में हार्ट लेवल है। इमीडिएटली फेसेक्टोमी करते हैं, और ये जो है वो इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है। क्लियर। उसके बाद आईवी फ्लूइड, फ्लूइड को जो है वो मेंटेन करने के लिए और पेन कंट्रोल के लिए, ये सारी चीजें करते हैं। अब आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम को आपने ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े ही जो है वो डेंजरस होता है। सबसे पहले चीज, मसल्स नेक्रोसिस। देखो, 2 चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास में क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, प्लस नर्व कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, नर्व कंप्रेशन हो जाएगा। नर्व कंप्रेशन हो जाएगा तो ये सारी चीजें, नर्व कंप्रेशन जो हो फिर धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। नर्व कंप्रेशन जो है वो डैमेज हो जाएगी, ये हमारे पास में लगभग 30 मिनट तक जो होता है, तो उसमें हमारे पास में चीजें जो है वो डैमेज होने लग जाती है। हाँ, मसल्स जो है वो हमारे पास में ज्यादा टाइम लेती है, 4 से 6 घंटे लेती है, ठीक है। ये 4 to 6 आवर्स जो लेती है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ये देखो, बार बार चीजों को जो है वो नहीं करेंगे, ये चीजें। नर्व जो है हमारे पास में 30 मिनट के अंदर डैमेज होना चालू हो जाती है, और उसके बाद में 4 से 6 घंटे जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज हो गई हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। अब अगर इसको ठीक नहीं किया तो क्या क्या चीजें हो सकती है, सबसे पहली चीज आती है मसल्स नेक्रोसिस। मसल्स जो है वो हमारे पास में धीरे धीरे लेक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से जो है वो नेक्रोसिस हो जाएगा, और नेक्रोसिस हो जाएगा मतलब धीरे धीरे मसल्स जो है वो डैमेज होने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में
वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, स्पेशली जो है वो फोर आर्म में ऐसी वाली साइन। अब देखो ऐसा वाला साइन जो है वो इमेज बेस पे एक बार मैंने जो है वो सीएचओ की कौन सी एग्जाम थी उसमें मैंने देखा था, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास में, और लोगों से पूछा, लोगों से ऑप्शन दिया टेटेनी हो सकता है, ये सारी चीजें, तो लोग अलग अलग चीजें हैं। देखो टेटेनी में ये चीज ऐसे नहीं होती है, ठीक है, टेटेनी में आपका ऐसे हो सकता है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये हमारे पास में होता है जब हमारे पास में मसल्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी, मसल जो है वो नेक्रोसिस में चली जाएगी और ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज है, मसल्स नेक्रोसिस में आ जाएगी, तो उसमें हमारे पास में वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। ये क्लासिकली जो है वो हमें फोर आर्म में देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज, नर्व डैमेज हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है कि ब्लड सप्लाई अगर हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगी तो 30 मिनट के अंदर जो है वो हमारे पास में नर्व डैमेज हो जाती है। देन उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है एंड रिहेब्डोमेनोलाइसिस और एक्यूट किडनी इंजरी। इसको समझो, रिहेब्डोमेनोलाइसिस क्या होता है दोस्तों? रिहेब्डोमायोलाइसिस होता है कि मसल्स धीरे धीरे जो है वो डैमेज होती है। यहीं पे देख लेते हैं, मसल्स जो है वो हमारे पास में डैमेज होगी, मसल्स डैमेज होगी तो जो मायोग्लोबिन है वो रिलीज हो जाएगा। वो मायोग्लोबिन जो है वो किस में जाएगा? फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और वो सीधा जो है वो हमारे पास में किडनी में जाएगा। किडनी में कोई चीज फिल्टर होने के लिए तो जाती जाती है, ठीक। और वो फिर मायोग्लोबिन अगर किडनी में चला जाएगा तो उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा। ध्यान से समझना, रिहेब्डोमायोलिसिस जो हमारे पास में, यानी कि मसल्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। मसल्स डैमेज हो जाएगी तो उसके जो पार्ट है, सिर्फ मायोग्लोबिन नहीं, और भी मसल्स के जो भी पार्ट है वो धीरे धीरे जो है वो किस में आ जाएंगे दोस्तों? ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे, वो सीधा किडनी में जाएंगे और वो फिर किडनी को जो है वो डैमेज करेंगे। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम से एक्यूट किडनी इंजरी क्यों होती है, ये पैथोफिजियोलॉजी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो है वो बिल्कुल इजी सिस्टम है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बिल्कुल छोटा है तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन बड़े ही जो है वो ट्रिकी पूछे जाते हैं। ये चीज मैंने आपको शुरू में बता दी थी, इसीलिए मैं फर्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन आंसर की जो है वो स्लाइड लेके आता हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दूं। तो इसमें सबसे पहले मसल्स नेक्रोसिस होगा, वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर होगा। इमेज मैंने आपको बता दी है क्योंकि इमेज बेस पे ही क्वेश्चन आता है। नर्व डैमेज होगी, वो होती ही होती है, 30 मिनट तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नर्व डैमेज होगी, इन्फेक्शन हो सकता है। रिहेब्डोमायोसिस होता है। रिहेब्डोमायोसिस क्या होता है दोस्तों? मसल्स जब डैमेज हो जाती है तो मसल्स के जो भी पार्ट है, फाइब्रिन, मायोग्लोबिन, वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए, उसको बोलते हैं रिहेब्डोमायोलाइसिस। और वो आगे जो है मायोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन से होते किडनी में जाएंगे तो किडनी को जो है वो डैमेज करेंगे, इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रोनिक एक्सटर्नल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है या उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे। तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो है वो हमारे पास में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो रेस्ट से ठीक हो जाएगा। अगर रेस्ट से भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम फेसेक्टोमी करते हैं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, इंड्यूस्ड पेन एंड टाइटनेस, वो सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। एंड रिजोल्व विथ रेस्ट, रेस्ट के बाद जो है वो रिजोल्व हो जाता है। ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको बताई है क्योंकि एथलेटिक्स में जो है वो देखने को मिलता है। एंड नॉट एन इमरजेंसी, ये जो हमारे पास में क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, ये कोई इमरजेंसी नहीं होता, इसमें इमीडिएटली फेसेक्टोमी नहीं करनी पड़ती है। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? इसका ट्रीटमेंट सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में, पेन हो रहा है आप रेस्ट कीजिए, ठीक है। और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जब पहले स्ट्रेचिंग की जाती है, जब भी आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ता बिल्ली दौड़ता है तो पहले वो सुबह सुबह उठता है तो स्ट्रेचिंग करता है, यूं करके इस तरह। ऐसे एथलेटिक्स को आपने देखा होगा, कई एथलेटिक्स जो रन करते हैं तो पहले अपने आप को स्ट्रेचिंग करते हैं। आपको लगता होगा कि शो ऑफ कर रहा है, वो शो ऑफ नहीं है, वो अपने चीज को स्ट्रेचिंग कर रहा है ताकि आगे चीजें जो हो वो ना हो। तो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के बाद फिजियोथेरेपी, जो भी एथलेटिक्स होते हैं आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपी करवाते ही करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिकेटर पूरे दिन भर बैटिंग की है उसने, तो फिर शाम को जाके वो फिजियोथेरेपी करवाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो है उसका फिर वो जो है वो हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये वाली चीजें नहीं होती।
अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता फिर फेसेक्टोमी हम करवाते हैं। उसमें हम स्टब बोन केसेस में, बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है, फिर भी हमारे पास में जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, तो हम फेसेक्टोमी करवाते हैं। हालांकि क्रोनिक वाले में फेसेक्टोमी जो है वो नहीं की जाती, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती। कुल मिला के ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब फटाफट जो हम एग्जाम के टाइप देख लेते हैं कि एग्जाम में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछाते हैं। पूरी समराइज को जो हो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मोस्ट अर्ली साइन कौन सा होता है, तो पेन ऑन पेसिव स्ट्रेस जो है वो मेन साइन होता है। वहां पे भी मैंने बताया था। पेसिव स्ट्रेस भी मैंने आपको बता दिया था। जो हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स है, 6 क्लिनिकल फीचर्स है, जिसको 6P के नाम से जानते हैं। तो पेन आता है, पेन भी 2 तरीके का हमारे पास में। तो जो पेसिव स्ट्रेच वाला पेन है वो मोस्ट क्लिनिकल साइन जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट सेंसिटिव जो है हमारे पास में क्या चीज है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सबसे मेन सेंसिटिव जो है वो हमारे पास में एरिया होता है। दोनों पेन यहाँ पे आ गए। देन मोस्ट रिलायबल मेजरमेंट क्या होता है, मोस्ट रिलायबल मैनेजमेंट हमारे पास में वही हम कंपार्टमेंट प्रेशर चेक करते हैं। वो अगर हमारे पास में 30 mm ऑफ Hg से ज्यादा होता है तो हम इमीडिएटली जो है वो सर्जरी करते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, एक ही सर्जरी का आपको नाम याद रखना, दैट इज कॉल्ड फेसेक्टोमी। बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, बहुत इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि फेसेक्टोमी ऐसे की जाती है। एन केन प्रकार जो प्रेशर हम जो है वो रिलीज कर रहे हैं या जो प्रेशर हम कम कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फेसेक्टोमी। फेसेक्टोमी क्यों की जा रही है, सिंपली रिड्यूस द प्रेशर। क्या दोस्तों, रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को हम रिड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे पास में फेसेक्टोमी। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी थी, मोस्ट कॉमन साइट थी हमारे पास में लेग। ठीक है, लेग के अंदर भी अगर हमसे कोई पूछे तो किसके अंदर दोस्तों, एंटीरियर कंपार्टमेंट। किसके अंदर, एंटीरियर कंपार्टमेंट। सबसे मेन चीज एंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर लेटरल कंपार्टमेंट, फिर डीप पोस्टीरियर, फिर सुपरफिशियल पोस्टीरियर। चारों टिप्स पे होनी चाहिए चारों चीजें जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली चीज एंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर उसके बाद में था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लेटरल कंपार्टमेंट। कहां रह गया, ये देखो, सबसे पहली चीज एंटीरियर कंपार्टमेंट, देन लेटरल, फिर डीप पोस्टीरियर, फिर सुपरफिशियल पोस्टीरियर। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये चीजें पूछी जाती है या सिंपली आपको पूछा जाता है कि कहां पे होता है, तो वो आ गया हमारे पास में टीबिया के अंदर। तो सबसे ज्यादा हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेग के अंदर। लेग में भी कौन सा दोस्तों, टीबिया। उसके बाद कौन सा होता है सेकंड मोस्ट, सेकंड मोस्ट होता है हमारे पास में आर्म। ठीक, और उसके बाद में आपको पता ही है बाकी एब्डोमेन वाला और वो सारी चीजें होती है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में पल्स में बी प्रेजेंट। यस, पल्स जो पल्सनेसनेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पल्स प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। ये हमारे पास में जो है वो डेंजर साइन में आता है। क्रिटिकल टाइम की बात करें तो कौन सा टाइम हमारे पास में जो होता है, मसल्स डाई इन 4 to 6 आवर। मसल जो है वो कितने समय में डैमेज हो जाती है, 4 से 6 घंटे के अंदर। और नर्व कितने में डैमेज हो जाती है, नर्व जो है हमारे पास में 30 मिनट के अंदर डैमेज होती है। दोनों चीजों को आप जो है वो याद रखोगे, एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो समराइज के रूप में जो है वो कर दी। क्लियर है, फ्लो चार्ट सिंपली है हमारे पास में। कैसे आप कंपार्टमेंट सिंड्रोम को करोगे, कोई भी कोजेज होता है, जैसे मान लो स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, तो वो चीज बढ़ेगी। बढ़ेगी तो फेसी का या जो हमारे पास में कास्ट जो बना दिया वो एक लिमिट तक ही फैल सकता, उससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, इंक्रीज कंपार्टमेंट प्रेशर, अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा। अब बाहर उसके पास में कोई रास्ता नहीं है। एक मान के चलिए डब्बा है, कोई डब्बे के अंदर हमने ऐसा केमिकल डाल दिया, डब्बे को बंद कर दिया। अब डब्बे को बंद कर दिया और उसमें और कोई चीज है, तो डब्बा बाहर से है वो फिक्स हो गया, तो वो अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा। अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा तो सिंपली वो डिक्रीज कैपिलरी परफ्यूजन होगा। डिक्रीज कैपिलरी परफ्यूजन होगा, आर्टरी को कंप्रेस करेगा, मसल्स को कंप्रेस करेगा, नर्व को कंप्रेस करेगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज करेगा। तो नर्व एंड मसल्स जो है वो इस्चीमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा और फिर कॉन्ट्रेक्चर हो जाएगा। मतलब कि वो मसल जो है वो डैमेज हो जाएगी, जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्ट्रेक्चर की इमेज बताई थी, तो इस तरीके से जो है वो चीज हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो फिनिश होता है। थोड़ा सा लीग से हटके जो है वो हमारे पास में टॉपिक था, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इस लीग से हटके टॉपिक को हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं।
तो क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। ये चीज मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक हटके था, अगर ये टॉपिक मेरे पास में ऑफलाइन में होता तो बड़ा मजा आता। कैसे? आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या आपकी चीजों से डायरेक्टली मैं पूछ लेता कि कहाँ चीज समझ में नहीं आई, कौन सी स्लाइड आपको समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन कर देता। लेकिन अभी ऑफलाइन जो है वो हमारे पास में नहीं है। ऑनलाइन में आपको कितना क्या समझ में आया, कैसा क्या समझ में आया, उसका सिर्फ एक ही जो है वो होता हमारे पास में पाथवे, वो होता कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड आपका फीडबैक। फीडबैक आप यूट्यूब पे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम पे भी दीजिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे फीडबैक ज्यादा देते हैं, यूट्यूब पे कम देते हैं। टेलीग्राम मेरे पास में पर्सनल आता है, तो आप एटलीस्ट फीडबैक दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे दीजिए क्लास कैसे लगी, और आपका अगर कोई सजेशन भी है कि सर ये क्लास इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से लेंगे, तो वो भी दीजिए, वो उसको भी हम लेके आएंगे। क्योंकि हमें एन के एन प्रकार हमारी क्लास जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। हमें आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जो आप 1 घंटा मुझे दे रहे हो या अपन 1 घंटा स्पेंड करें, तो हमारी कोशिश है कि हम इस क्लास को जो है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लें। तो आप सजेशन भी दीजिए, उसको भी हम लेके आएंगे। हम तेज चल रहे हैं तो भी आप बता सकते हो कि सर थोड़ा सा स्लो कीजिए, या हम फास्ट करें, या ये सब चीजें, तो आप सजेशन दीजिए। आपके सजेशन का जो हो तहे दिल से हम जो है वो सम्मान करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास से दोस्तों अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। राम राम सा, खम्मा गणी।